वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की यदि हम बात करें तो ये थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल का यूनिट 3 है। बहुत ही छोटा यूनिट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिमिटेड इसमें टॉपिक है और यहाँ से लिमिटेड ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस यूनिट से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पस से। हमने इस यूनिट के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। यदि हम एग्जाम के पर्पस से यदि बात करें तो वहां पे 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है और 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन बनता है। फॉर आर यू राजस्थान यूनिवर्सिटी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी की यदि हम बात करें तो 1.5 मार्क्स में और 3 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एज वेल एज ये बीएससी के 4th सेमेस्टर में भी एज ए क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स चलता है, तो वहाँ उन सभी बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर यूनिवर्सिटीज की यदि हम बात करें तो एमडीएस यूनिवर्सिटी हुआ, बीकानेर यूनिवर्सिटी हुआ, जहाँ पे भी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स चलता है, उन सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इजीली क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को कवर कर सकते हो। लिमिटेड टॉपिक और लिमिटेड क्वेश्चंस है जो मैनी ऑफ टाइम आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। अभी तक आपने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को राइट डाउन करिए। मैंने इन क्वेश्चंस में मेंशन किया है कि इनका आंसर आपको कौन से लेक्चर में मिलेगा। यहाँ तक कि मैं इन सभी लेक्चर्स के जो आंसर्स है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मेंशन कर दूंगी, तो आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लीजिए कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। The first question is explain the condition for the validity of classical statistics. Classical statistics की validity क्या है आपको explain करना है। यदि हम बात करें जो सिंपल यहाँ पे 2 validities की हम बात करते हैं। The distance between particle is greater than by de Broglie wavelength, जो कि उस particle से associated रहती है। Next हम thermal energy की बात करते हैं कि it is greater than by del of E। तो इस तरह से 2 validities है यहाँ पे और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है और इसका कंप्लीट आंसर लेक्चर नंबर 2 के अंदर मेंशन है। ठीक है, और लेक्चर नंबर 2 पे आपको जाना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक है और लिंक पे क्लिक करिए, आप डायरेक्ट आंसर तक आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फेज स्पेस। आप फेज स्पेस से क्या समझते हो, जस्ट आपको यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन करनी है और ये क्वेश्चन बनता है 1.5 मार्क्स में और इसका कंप्लीट आंसर गिवन है लेक्चर नंबर 3 में। और फेज स्पेस की यदि हम बात करें तो इट्स अ 6 डायमेंशनल स्पेस जहां पे 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट होते हैं और इसका स्टडी हम क्यों करते हैं, डायनेमिक सिस्टम में पोजीशन ऑफ पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है आपका वो है एक्सप्लेन द फेज स्पेस। यहाँ पे आपको फेज स्पेस को एक्सप्लेन करना है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सेल। एक फेज सेल का वॉल्यूम कितना होता है, इसका एक छोटा सा डेरिवेटिव पार्ट है और बहुत ही इजी डेरिवेशन है इसका आंसर आपको लेक्चर नंबर 4 के अंदर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे 3 मार्क्स का। देखो एक बार दोनों में मैं डिफरेंस बता देती हूँ। जो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन है उसमें केवल आपको फेज स्पेस को डिफाइन करना है, बट नीचे वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको फेज स्पेस को एक्सप्लेन करना है। तो वहां आप कंप्लीट एक्सप्लेन करोगे कि फेज स्पेस क्या होता है, उसका स्टडी क्यों करते हैं, फेज पॉइंट क्या होता है, फेज सेल क्या होता है। उसके बाद आप एक छोटा सा डेरिवेशन है वॉल्यूम ऑफ अ फेज सेल, आप उसको कैलकुलेट करोगे जो कि स्मॉल h कट क्यूब रिजल्ट आपका निकल के आता है। ओके, और इसका आंसर लेक्चर नंबर 4 लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फेज स्पेस का ही है। फेज स्पेस से क्या और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देखो व्हाट डू यू मीन बाय फेज स्पेस एंड फेज पॉइंट। आपको यहाँ पे फेज स्पेस और फेज पॉइंट को समझाना है एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेसेस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेसेस बिटवीन एनर्जी E एंड डेल E ऑफ 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी इंटरवल गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, डेरिवेटिव पार्ट है ये और इसका कंप्लीट आंसर आपको लेक्चर नंबर 5 में मिल जाएगा और ये क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का। तो इस तरह से फेज स्पेस से 2 या 3 टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, डिफाइन माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट। जस्ट सिंपल आपको यदि डिफाइन ही करना है तो वहां पे डेफिनेशन राइट डाउन करनी है। ये क्वेश्चन बनता है 1.5 मार्क्स का और इसका
भी आंसर लेक्चर नंबर 6 के अंदर गिवन है। ओके, यदि यहाँ पे आता है एक्सप्लेन माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट और 3 मार्क्स में आता है तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी मेंशन करोगे। एग्जाम्पल हमने बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल सिंप्लीफाई कर रखा है, आप जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, लेक्चर नंबर 6 पे जाना। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हमने माइक्रो और मैक्रो स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड एस्टैब्लिश नेसेसरी फॉर्मूला फॉर इट। आपको थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है, क्या होता है। आपको याद हो तो हम बात कर रहे थे द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट a given particular macrostate. The maximum number of microstate corresponding to a macrostate is defined as thermodynamic probability, जिसे हम W से भी डिनोट कर रहे थे। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला भी नेसेसरी जो फॉर्मूला है उसको भी डिराइव करना है। तो ये आपके बुक के अंदर मेंशन नहीं है, बट हमने लेक्चर्स के अंदर सिंप्लीफाई कर रखा है। लेक्चर नंबर 8, आप लेक्चर नंबर 8 पे जाओगे तो आपको यहाँ पे इसका क्या फॉर्मूला डिराइव होकर निकलता है उसका आंसर भी गिवन है। और बुक यदि मैं बात करूँ CBH, तो CBH में इसका आंसर नहीं गिवन है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर नंबर 8 है और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ जाइए, आपको इसका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पर्पज से 3 मार्क्स का, जो सिंपल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना है और उसके लिए नेसेसरी फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो बढ़े अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एक बार इनको लिख लो, स्नैपशॉट ले लो या लिख लो, आप बाद में लिखना चाहते हो तो स्नैपशॉट ले लो, नहीं तो लिख लो एक बार। ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सेल ऑफ एनर्जी एप्सिलॉन I फॉर द टेम्परेचर कैपिटल T इन द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, कैपिटल Ni आपको कैलकुलेट करना है और आपको गिवन क्या है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन गिवन है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है? Ni इक्वल टू n बाई जेड, जेड इज पार्टीशन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन I, बीटा इज एन पैरामीटर एंड वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल टू 1 बाई kT, एप्सिलॉन I यहाँ पे आपको गिवन है एनर्जी ऑफ ith सेल। ओके, तो आपको डेराइव क्या करना है? Ni इक्वल टू n बाई जेड, एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन I। ये क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स में है और इसका कंप्लीट डेरिवेशन सिंप्लीफाई कर रखा है लेक्चर नंबर 9 में, और लेक्चर नंबर 9 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप डायरेक्ट यहां से आंसर पे आ सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी ऑफ ith एंड jth स्टेट्स आर एप्सिलॉन I एंड एप्सिलॉन j। आपको यहाँ पे ith और jth स्टेट्स की एनर्जी गिवन है एंड प्रोबेबिलिटीज आर pi एंड pj, और इनकी प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है। प्रूव दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज T इक्वल टू माइनस EI माइनस EJ इज डिवाइड बाय K, ln PI इज डिवाइड बाय PJ। जस्ट सिंपल, यदि आपको एप्सिलॉन I एप्सिलॉन j एनर्जीज गिवन है, प्रोबेबिलिटीज गिवन है, तो वहां पे टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज दिस। इसका भी आंसर लेक्चर नंबर 10 के अंदर गिवन है, आप वहां जाइए, आपको डायरेक्ट वहां पे आंसर इसका मिल जाएगा। बट मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, इसका आंसर तब आएगा जब आप पहले ये वाला लेक्चर अटेंड करोगे। इसी से ये वाला आंसर निकल के आता है। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के बाद हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हम दोनों का रेशियो निकालते हैं, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, उसके बाद टी का यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लेक्चर नंबर 9 लेक्चर नंबर 10 दोनों ही अटेंड करिए, और 3 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन करना है। और यदि मैं 4th सेमेस्टर की बात करूँ, सेमेस्टर वाले यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो वहां पे 5th मार्क्स में या फिर 8th मार्क्स में या 10 नंबर में जो भी आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है, वहां पे यदि क्वेश्चन आता है तो आप कंप्लीट डेरिवेशन सिंप्लीफाई करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ये भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, ये भी एक डेरिवेशन है और इसका कंप्लीट आंसर लेक्चर नंबर 12 के अंदर गिवन है। और यदि हम बात करें तो ये इस ईयर आ चुका है, तो मे भी इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी नेक्स्ट ईयर में आने की। एंड द क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका प्रूव द पार्टीशन फंक्शन फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल केस। आपको मोनो एटॉमिक आइडियल केस के लिए पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको प्रूफ करना है कि z इक्वल टू v बाय h क्यूब 2 पाई m kt की पावर 3/2। इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सिंप्लीफिकेशन गिवन है लेक्चर नंबर 13 में। एक एक स्टेप हमने वहां पे सिंप्लीफाई किया है कि किस तरह से हम मोनो एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या बनता है। कर दूं मैं इसको इरेज, स्नैपशॉट ले लो, आप कर दो इरेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, 11th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है स्टेबलाइज आइडियल गैस इक्वेशन। आपको आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे स्टेबलाइज करनी है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स को यूज में लेके देखो, इसका लेक्चर मैंने अपलोड नहीं कर रखा है, बट मैं आपको बता देती हूँ फिर भी कि इसका आंसर आपको किस तरह से निकालना है। यहाँ हम पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं जेड मोनो एटॉमिक आइडियल गैस से, उसके बाद ही इसका आंसर गिवन है बुक के अंदर।
फिर भी यदि आपको वहां समझ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इसका लेक्चर भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्टेबलाइज बैरोमेट्रिक इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स। आपको बैरोमेट्रिक इक्वेशन यहाँ पे स्टेबलाइज करनी है और किसको यूज में लेके, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स को यूज में लेके। डेरिवेशन है ये, 3 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यदि सेमेस्टर की यदि हम बात करें तो वहां 5th या फिर 10 नंबर में क्वेश्चन बनता है। इसका आंसर लेक्चर नंबर 14 एंड 15 दोनों में मेंशन है। 14 में डेफिनेशन गिवन है और 15 में कंप्लीट डेरिवेशन यहाँ पे गिवन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल। आपको यहाँ पे क्या करना है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसके थ्रू, यहाँ पे आपको क्लासिकल के थ्रू, ओके। एंड द डिस्कस ऑन इट्स वाइब्रेटिंग द टेम्परेचर, डिस्कस ऑन इट्स रिजल्ट, इसके रिजल्ट्स क्या क्या कैलकुलेट होते हैं टेम्परेचर के साथ। हमने यहाँ पे देखा था, आप यहाँ पे लेक्चर नंबर 16 पे जाना, कंप्लीट सिंप्लीफाई कर रखा है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल का यदि हम क्लासिकल के थ्रू स्टडी करते हैं और उसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखते हैं तो वहां पे रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स डिराइव द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप बात कर रहे हो स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और जो नीचे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उसमें आपको स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है फॉर सॉलिड। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही करना है, बट किसके लिए कैलकुलेट करना, सॉलिड्स के लिए कैलकुलेट करना है और उसके रिजल्ट्स क्या क्या कैलकुलेट होके आते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 18 में इसका आंसर गिवन है। नेक्स्ट यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी। सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना है किसके थ्रू, आइंस्टीन थ्योरी। यदि यहाँ पे क्वांटम थ्योरी भी आती है तो आप कंफ्यूज मत होना, आइंस्टीन थ्योरी और क्वांटम थ्योरी दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटम थ्योरी भी मेंशन आ जाता है और आइंस्टीन थ्योरी भी मेंशन आ जाता है। तो इस तरह से स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड से एक और क्वेश्चन बनता है, वो है डेबे थ्योरी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड आपको कैलकुलेट करनी है बाय डेबे थ्योरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप राइट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डीबे फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड एक्सप्लेन द स्पेसिफिक हीट एट हाई एंड लो टेम्परेचर यूजिंग दिस फॉर्मूला। आपको डीबे फॉर्मूला यहाँ सिंप्लीफाई करना है सॉलिड्स के लिए, ओके। हमने यहाँ पे आंसर में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था बिकॉज मैथमेटिकली इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और आपको हाई और लो टेम्परेचर पे इस फॉर्मूले की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। इसका आंसर लेक्चर नंबर 20 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ डायटोमिक गैसेस। अगेन ये डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल का ही क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या करना है, डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है बाय क्लासिकल थ्योरी। नेक्स्ट आगे पढ़ो, डिस्कस द रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ रिजल्ट्स। क्लासिकल थ्योरी से जो रिजल्ट्स कैलकुलेट होकर आ रहे थे उनमें क्या क्या कमी थी एंड ऑब्टेन फ्रॉम दिस थ्योरी विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये किस तरह से डिसएग्रीमेंट करते हैं आपको वो भी एक्सप्लेन करना है। आंसर गिवन है लेक्चर नंबर 16 एंड 17 में क्वांटम थ्योरी गिवन है, ओके। तो 16 में ही आपको इसका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लासिकल के थ्रू डायटोमिक गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है एज, और उसके साथ साथ ही आपको इसके डिसएग्रीमेंट यहाँ पे शो करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से किस तरह से डिसएग्रीमेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और ये भी हमने सिंप्लीफाई कर रखा है। लेक्चर नंबर 11 भी आप अटेंड करना और लेक्चर नंबर 21 में भी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल सिंप्लीफाई कर रखे हैं, ओके। इस तरह से क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास है। एग्जाम में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवाइज कर लेना, और अभी तक आपने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी टाइम है एग्जाम के लिए। तो आप क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करिए और सबसे पहले आप इस ही लेक्चर को अटेंड करिए, आप सारे क्वेश्चंस मेंशन करिए, इनके लेक्चर नंबर मेंशन करिए ताकि आपको इनसे आइडिया लग जाएगा कि टॉपिक आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, और वहां उन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आई होप अब आपको समझ आ चुका है कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स मैं तो आपको बहुत अच्छी एडवाइस दूंगी कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के मत जाना। बच्चे गलती करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है और डेरिवेशन है इतने सारे, ओके। तो अभी भी एडवाइस दे रही हूँ, मत छोड़ के जाना। छोटी यूनिट है, लेंथी नहीं है, छोटी यूनिट है। 10 to 11 टॉपिक लास्ट है इसके अंदर, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, स्टार्टिंग से पढ़ो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते जाओ, बस यहाँ पे नीड होती है तो प्रैक्टिस की नीड होती है। और आप इजीली, आपने खुद ने देखा होगा कि जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उन टॉपिक से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि आपके टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप इजीली यहाँ पे आंसर्स राइट डाउन कर सकते हो,
कर सकते हो ना, ठीक है। तो अब तो नहीं छोड़ के जाओगे ना क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स इतना कहने के बाद, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी राइट डाउन कर लेना। कोई भी दिक्कत, कोई भी इश्यू आपको आता है तो इंस्टा पे भी अपना पेज बना हुआ है, आईडी है इंस्टा आईडी वर्च्यू क्लासेस 99, इसके नाम से इंस्टा पे आईडी है। आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है, किसी भी लेक्चर में दिक्कत है, तो आप यहाँ पे आईडी पे आइए और मुझे कमेंट करिए। मुझे आप कुछ भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो भी करिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए ताकि सभी बच्चों को इसका प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटम थ्योरी के साथ, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू।